हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आज का बाई वीकली करंट अफेयर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ आइटम ब्लैक कोरल्स के बारे में है। साइंटिस्ट ने अभी एक नई ब्लैक कोरल की स्पीसीज फाइंड आउट की है और ये जो स्पीसीज मिली है ये ग्रेट बैरियर रीफ, जो ऑस्ट्रेलिया की एक बहुत फेमस बैरियर रीफ है, इन द सेंस की कोरल रीफ की एक टाइप है, उसके थाउजेंड्स ऑफ फीट नीचे से स्पीसीज मिली है। ये स्पीसीज उस स्पीसीज के 760 सेंटीमीटर 760 मीटर्स नीचे प्रेजेंट है और अप्रॉक्सीमेटली 300 स्पीसीज ऑफ ब्लैक कोरल्स पाई जा चुकी हैं और अब 5 नई और इसमें ऐड की गई हैं। सो 305 टोटल स्पीसीज डिस्कवर ऑलरेडी ब्लैक कोरल की हो चुकी हैं। बहुत सारी ब्लैक कोरल जो है देखिए बहुत ब्लैक कलर की होती हैं, जिसकी वजह से इनकी अपीयरेंस ऐसी होती है कि ब्रांचेस जैसी लगती हैं या झाड़ियाँ जैसी पड़ी हुई हैं, या फिर कुछ होती हैं वो फेदर्स जैसी लगती हैं। अलग अलग इनकी अपीयरेंस होती है। ब्लैक कोरल्स यूजली शैलो वाटर्स में भी आपको पाई जाएंगी और उसके अलावा बहुत ज़्यादा डेप्थ पे भी ये मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली 8 किलोमीटर ओशन के सरफेस से नीचे भी आपको ये मिलती हैं। ब्लैक कोरल की अगर बात करें तो ऐसी दिखती हैं अपीयरेंस में ये। सो ब्लैक कोरल जो है ये भी फिल्टर फीडर है, इन द सेंस कि ये पानी में से अपने खाने को चुन के खाती हैं और इनका खाना बेसिकली जू प्लैंक्टन होते हैं, जू प्लैंक्टॉन्स। और जू प्लैंक्टन के बारे में देख लेते हैं। आपका जो ओशन सिस्टम होता है, ओशन में दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबसे पहला होता है कि उसमें फाइटोप्लैंक्टन होता है। फाइटोप्लैंक्टन के बाद जू प्लैंक्टन होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन प्लांट की एक टाइप है। ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं और ये सनलाइट की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। उसके बाद जो जू प्लैंक्टन होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं। जू प्लैंक्टन को फिर स्मॉल फिश खाती है, स्मॉल फिश को बिग फिश खाती है और बिग फिश को फिर लार्ज फिश खाती है। सो ये पूरा वाटर का साइकिल है, ये फूड चेन है। सो ये जो ब्लैक कोरल्स हैं, ब्लैक कोरल्स, ये भी जू प्लैंक्टन्स को खाते हैं और ये फिल्टर फीडर होते हैं। इनका लाइफ स्पैन की अगर बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली कुछ कोरल 4000 साल तक जिंदा रह सकती हैं और ये माना जाता है कि 4 बार जो मास एक्सटिंक्शन ऑलरेडी हो चुकी है उनको इन्होंने सर्वाइव किया है। इसीलिए ये इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से साइंटिस्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और इनको यूजली इलीगल ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए इनको इलीगली हार्वेस्ट किया जाता है। तो ये इसके पॉपुलेशन के ऊपर एक खतरा भी है और इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया का पहला लॉन्च पैड बनाया गया है। सो इंडिया का पहला लॉन्च पैड प्राइवेट प्लेयर वाला जो है श्रीहरिकोटा में इसको स्थापित किया गया है। बेसिकली क्या है कि एक एग्रीमेंट साइन किया गया था अग्निकुल नाम की एक प्राइवेट कंपनी में अग्निकुल कॉस्मोस नाम की एक प्राइवेट कंपनी और इसरो के बीच में एक साइन की गई थी डील 2020 में। इसके अंडर एक्चुअली आपको पता होगा कि इसरो का एक प्रोजेक्ट है, एक स्कीम है इन स्पेस, जिसके अंडर इसरो प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ करती है कि वो स्पेस के सेक्टर में वेंचर कर सकते हैं आके। सो इसी स्कीम के अंडर अग्निकुल कॉस्मोस और इसरो ने एक पार्टनरशिप की थी 2020 में, जिसके चलते अग्निकुल को अलाउ किया गया था, एक्सेस दी गई थी कि वो एक अग्निबाण नाम का लॉन्च व्हीकल और उसके अलावा लॉन्च पैड्स इंडिया में बना सकती हैं। सो अग्निकुल ने अपनी पहली एक्सक्लूसिव लॉन्च पैड बनाई है, प्राइवेट लॉन्च पैड है, प्राइवेट व्हीकल को लॉन्च करने के लिए यूज़ की जाएगी और इसको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा में इसको बनाया गया है। ये फैसिलिटी जो है इसको इसरो और इन स्पेस की हेल्प के साथ अग्निकुल कॉस्मोस नाम की कंपनी ने बनाया है। इसमें दो पार्ट हैं, देखिए, एक तो अग्निकुल लॉन्च पैड बनाई है उन्होंने और एक अग्निकुल मिशन कंट्रोल सेंटर है जहां से ये पूरा मैनेज किया जाएगा, जहां से ये पूरी की पूरी लॉन्च पैड को मैनेज किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। कंप्यूटर स्टेशन है जहाँ पे इनका। सो ये 4 किलोमीटर के दायरे पे हैं और काफ़ी एफिशिएंसी इंश्योर करवाने के लिए मतलब इनका ऐसा सेटअप बनाया गया है। उसके अलावा अग्निकुल कॉस्मोस देख लीजिए, ये भारतीय पहली ऐसी कंपनी है जिसने इसरो के साथ कोई एग्रीमेंट साइन किया है इस तरीके का। अग्निबाण भी इसमें एक चीज़ है। अग्निबाण क्या है? ये एक कस्टमाइजेबल 2 स्टेज लॉन्च व्हीकल है जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज़ किया जाएगा। सो ये भी अग्निकुल कॉस्मोस ने बना रहे हैं। उसके अलावा ये जो अग्निबाण व्हीकल है इसकी कैपेसिटी 100 किलोग्राम पेलोड की है कि एक बार जब ये ऊपर अर्थ के सरफेस से ऊपर स्पेस में जाएगा तो 100 किलोग्राम का पेलोड ये ऊपर लेके जा सकता है और ये 700 किलोमीटर की हाइट तक लेके जा सकता है, लो अर्थ ऑर्बिट तक ये इसको लेके जा सकता है। उसके अलावा इनके पास एक अग्निलेट था। अग्निलेट इसका एक कंपोनेंट है। अग्निलेट जो है ये टेस्ट फायर किया है इन्होंने अभी 2021 में और ये अग्निलेट है क्या, वर्ल्ड का पहला सिंगल पीस है, मतलब इंजन का एक ऐसा मतलब पीस है जिसको कंप्लीटली 3D प्रिंटिंग के साथ इसको बनाया गया है और ये भी अग्निकुल नाम की इस कंपनी ने बनाया है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है जयपुर ग्राउंड गीको के बारे में। जयपुर ग्राउंड गीको जो है इसको अपेंडिक्स 2 साइट्स के अपेंडिक्स 2 में ऐड किया गया। देखिए, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में वो स्पीसीज आती हैं जिनका किसी भी तरीके का ट्रेड प्रोहिबिटेड है, नहीं अलाउ किया जाता। अपेंडिक्स 2 में वो स्पीसीज आती हैं जिनका रेगुलेट किया जाता है ट्रेड।
सो अपेंडिक्स 2 में इसको लिस्ट किया गया है। जो 19th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की मीटिंग चल रही है साइट्स की, उसके अंडर जयपुर ग्रांड गीको ये एक वाइल्ड रेप्टाइल है, लीजर्ड की स्पीसीज है। यूजुअली लीजर्ड की स्पीसीज आपने देखी होंगी कि लाइट ब्राउन से कलर की होती हैं, जो आपको घरों में आमतौर पर मिलती हैं। लेकिन ये जो लीजर्ड की स्पीसीज है ये एनलार्ज होती है, थोड़ी बड़ी होती है, हेक्सागोनल होती है, और इसके ऊपर देखिए यहाँ पे आपको दिखेंगे प्लेट्स के ऊपर स्केल्स बने हुए होते हैं इसमें, उसके पूरे सरफेस के ऊपर। और ये एंडेमिक है, मतलब ये स्पेसिफिकली ईस्टर्न घाट्स में इंडिया में पाई जाती है। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ओडिशा और गलीकोंडा हिल्स जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ पे पाई जाती हैं। लेकिन इन्हीं एरियाज में हैबिटेट की, ये जो लीजर्ड है इसके हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन हो रही है, इन अ सेंस कि डिफोरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। सो डिफोरेस्टेशन की वजह से इनका हैबिटेट लॉस होता है। और डिफोरेस्टेशन करने के क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहला एक कि प्लांटेशन, अगर इंडस्ट्री लगानी है, कमर्शियल क्रॉप के लिए, एग्रीकल्चर के लिए उस एरिया को यूज़ करना है, अर्बनाइजेशन के लिए उस एरिया को यूज़ करना है, या फिर एक और स्पेसिफिक रीज़न है बॉक्साइट माइनिंग इस एरिया में होती है, या फिर इस बॉक्साइट माइनिंग की वजह से भी डिफोरेस्टेशन की जाती है, या फिर फ्यूल वुड के लिए अगर लकड़ी काट के इकट्ठी करनी है, तो इन सब चीज़ों के लिए इस स्पीसीज को बहुत खतरा हो चुका है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें तो IUCN की लिस्ट में ये एंडेंजर्ड है और साइट्स के अपेंडिक्स 2 में आती है। इसके अलावा और जो गीको की स्पीसीज यानी कि लिजर्ड की स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं, नेल्लोर ड्वार्फ गीको है, बेंटोड गीको है, महेंद्रगिरी गीको है और कांगड़ वैली रॉक गीको है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है हिमालयन याक के बारे में। FSSAI ने अभी हिमालयन याक जो है उसको फूड एनिमल का टैग दिया है। हिमालयन याक को फूड एनिमल का टैग फूड सिक्योरिटी, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी दिया है। बेसिकली क्या है कि हिमालयन याक जो है वो एक मल्टीपर्पज बोवाइन एनिमल है, ठीक है। ये हाई एल्टीट्यूड्स पे पाया जाता है हिमालयाज के रेंजेस में। उसके अलावा इसकी मतलब ये जैसे आपको दिख रहा होगा कि लंबे लंबे बालों वाला, क्योंकि वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा होती है, देखिए बर्फ़ जमी हुई है। सो ठंड ज़्यादा होने की वजह से इसकी प्रोटेक्शन के लिए इसके काफ़ी लंबे लंबे बाल होते हैं जो इसको वार्म रखते हैं। सो लंबे इसके बाल होते हैं और ये हिमालयन रीजन में पाया जाता है और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मिलता है ये। और वहीं के जो पहाड़ी इलाके के जो लोग हैं वही इसको डोमेस्टिकेट करते हैं। इंडिया में ऑलमोस्ट देखें तो 58,000 अभी याक्स ऑलरेडी प्रेजेंट हैं और मैक्सिमम इनमें से अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल और लद्दाख वाले रीजन में मिलते हैं। इसको काफ़ी चीज़ों के लिए इसको रियर किया जा सकता है, सोशियो कल्चर इकोनॉमिक रोल्स प्ले करता है ये पेस्टोरल नोमैड्स के लिए। अब ब्रोकपा नोमैड्स हैं, नोमैड्स मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लोग, ठीक है। वो अरुणाचल प्रदेश के ब्रोकपाज, चांगपाज एंड डोकपाज ऑफ लद्दाख एंड सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, इन ये लोग यूजुअली इसको डोमेस्टिकेट करते हैं। अब याक को फूड एनिमल बोला है तो मतलब उसके कुछ प्रोडक्ट्स होंगे या फिर उसको खुद को एज मीट यूज़ किया जाता होगा फूड के लिए। सो याक का मिल्क होता है, याक का मिल्क जो होता है नॉर्मल बफलोज वगैरह की तरह से इसका मिल्क होता है और इसका मिल्क हाईली न्यूट्रिशियस होता है, फैट में रिच होता है और मिनरल्स में रिच होता है और इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी होती है। इसके अलावा और इसके दूध से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट जैसे कि चुरकुम है, छुरपी है, घी है, पनीर है, ये सब इससे बनाया जाता है। याक का मीट जो होता है ना वो काफ़ी लीन होता है और यूजुअली लोकल एरिया के जो लोग हैं वही इसको कंज्यूम करते हैं। एनिमल टैग अब देता कौन है? अब फूड एनिमल टैग का कैसे दिया गया है इसको? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन याक जो है ये अरुणाचल प्रदेश में इसका ऑफिस है। इन्होंने एक प्रपोजल सबमिट किया था FSSAI को 2021 में कि याक को फूड एनिमल डेजिग्नेट किया जाए। सो इसका डिसीजन 2019 के सेंसस के बाद आया जब देखा गया कि याक की पॉपुलेशन जो है 25% लाइव स्टॉक सेंसस में, कि मतलब 25% लोगों ने कम कर दिया है इसको डोमेस्टिकेट करना। सो याक को अगर फूड एनिमल कहेंगे तो ये कन्वेंशनल जो मिल्क इंडस्ट्री है, मीट इंडस्ट्री है उसमें इसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम है साइट्स की बिग कैट टास्क फोर्स के बारे में। साइट्स ने अभी जो इसकी COP19 की मीटिंग है उसमें इन्होंने $150,000 लगा के एक टास्क फोर्स बनाई है। ये बेसिकली ये US मतलब ये एक ऐसी टास्क फोर्स है जिसमें वो सारी कंट्रीज जिनमें इलीगल बिग कैट्स का ट्रेड होता है वो उसके साथ जो प्रभावित होती हैं वो कंट्रीज इस टास्क फोर्स की मेंबर हैं। ये जो मीटिंग हुई थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 19 मीटिंग जो हुई है साइट्स की, उसमें ये बिग कैट टास्क फोर्स को अप्लाई करने के बारे में बात हुई है। अब क्या करेगी ये टास्क फोर्स? सबसे पहले ये एनफोर्समेंट और इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज को डिस्कस करेगी कि किस वजह से इलीगल ट्रेड को कम नहीं किया जा पा रहा है, इंटेलिजेंस एक्सचेंज कैसे होना चाहिए लार्ज स्केल के ऊपर ताकि इसको ये जो इलीगल ट्रेड है इसको कम किया जा सके। उसके अलावा इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है टेक्निक्स और टूल्स के बारे में, बिग कैट्स के बारे में,
ठीक है, कैसे उसके स्पेसिमेंस लेने हैं, कैसे उसको देखना है कि कहाँ पे वो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट या ऐसी चीज़ों में आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा और स्ट्रैटेजीज डेवलप करनी है, रिकमेंडेशंस देनी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को कि कैसे मतलब कि इसके ट्रेड को कम किया जा सकता है। अब टास्क फोर्स में कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज होंगी? 44 मेंबर कंट्रीज होंगी जो इससे प्रभावित होती हैं। उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑन वाइल्ड लाइफ क्राइम वाली ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होंगे, और उसके अलावा बाकी पार्टीज और ऑर्गेनाइजेशंस जो भी इसके साथ स्टेक होल्डर हैं या फिर कुछ एक्सपर्ट्स जो इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो इसके मेंबर होंगे। इंडिया, मलेशिया, थाईलैंड, चाइना, यूएसए, ये सब कंट्रीज इसकी मेंबर कंट्रीज हैं। बिग कैट्स बेसिकली होती क्या है, कौन कौन सी स्पीसीज उसमें आती हैं? जैसे चीता है, क्लाउडेड लेपर्ड, लायन, जैगवार, लेपर्ड, टाइगर, स्नो लेपर्ड, ये सारी इसमें पाई होती हैं, बिग कैट्स बोलते हैं इनको। नेक्स्ट न्यूज आइटम है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के बारे में। नीति आयोग ने अभी एक स्टडी रिपोर्ट निकाली है, पॉलिसी फ्रेमवर्क ऑन, कि एक पॉलिसी फ्रेमवर्क दिया है कि कैसे हम कार्बन को कैप्चर करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, स्टोरेज करेंगे। ये रिपोर्ट जो है कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये एक पॉलिसी फ्रेमवर्क है और ये इंडिया में मैकेनिज्म बताता है कि कैसे हम इस कार्बन को कैप्चर करेंगे। ये रिपोर्ट जो है इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो भी एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको कैप्चर करना है। उसको पहली बात तो उसको कैप्चर करेंगे, दूसरी बात उसी कैप्चर हुई कार्बन डाइऑक्साइड को किसी और इंडस्ट्री में यूज किया जाएगा जहां पे वो रॉ मटेरियल की तरह काम करती है। ठीक है, सो रीयूटिलाइजेशन इसमें एक मेन क्लॉज है, और फिर भी जो बच जाएगी उसको स्टोर कर दिया जाएगा। इसका मेन पर्पस ये है ताकि हम स्टील, सीमेंट, ऑयल, गैस, पेट्रोकेमिकल, केमिकल्स और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है उसको हमने कैप्चर करना है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये बोलती है कि हम 2050 तक आते आते अपनी कार्बन प्रोडक्शन को हाफ कर देंगे। आज अगर 1 किलो हो रही है तो उस टाइम पे सिर्फ 0.5 मतलब 500 ग्राम तक हम रिलीज करेंगे, इतना कम करेंगे। अब ये जो कार्बन कैप्चर, ये CCUS और CCS के बीच में एक डिफरेंस ये है कि इसमें सिर्फ कैप्चर करना और स्टोर कर देते हैं, लेकिन यूटिलाइजेशन नई जो स्ट्रैटेजी हमारी आई है उसमें हम बीच में अगर इसको यूटिलाइज किया जा सकता है तो उसको यूटिलाइज करेंगे। इसमें देखो 3 स्टेप है नई पॉलिसी में। नई पॉलिसी में क्या है? कैप्चरिंग द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, ट्रांसपोर्टिंग द कार्बन कैप्चर्ड और स्टोरिंग। ठीक है, सो इसमें कैप्चर करके इसमें यूज किस इंडस्ट्री में किया जा सकता है? जैसे कि प्लास्टिक्स इंडस्ट्री में, कंक्रीट वाली इंडस्ट्री में, बायोफ्यूल इंडस्ट्री में इसमें यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज आइटम है ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन नाम की ऑर्गेनाइजेशन है एक, इन्होंने एक पहली ट्राइबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 की रिलीज की है। इसको 2 वॉल्यूम में रिलीज किया गया है। पहला वॉल्यूम है लाइवलीहुड ऑफ ट्राइबल पीपल एंड ह्यूमन डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस इन ट्राइबल पीपल। सो ये 2 वॉल्यूम्स प्रिपेयर किए गए हैं। ये ऑल इंडिया लेवल की रिपोर्ट है, सेंट्रल पर्सपेक्टिव को देखती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रही है। इसका मेन पर्पस ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं, जो भी लोग ट्राइबल्स के विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी बनाते हैं, या जो भी प्रैक्टिशनर्स हैं, जो भी एक्टिविस्ट हैं जो उनके राइट्स की बात करते हैं, जो अकेडमिशियंस हैं जो रिसर्च करते हैं, उन सबको ज़्यादा ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना ट्राइबल्स के बारे में। उसके अलावा एक मतलब कि एक जो ट्राइबल्स का ओरिजिनल तरीका होता है, जैसे नेचर पॉजिटिव फार्मिंग, सस्टेनेबल वाटर यूज, इन सारी चीज़ों को नॉर्मल प्रैक्टिस में लेके आना, इन प्रैक्टिसेस की मेन स्ट्रीमिंग करवाना, ताकि आम लोग अपनी डेली प्रैक्टिसेस में नेचर पॉजिटिव फार्मिंग करें, सस्टेनेबल वाटर की यूटिलाइजेशन करें। सो ये चीज़ें लेके आनी है। और इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट होगा जो ये देखेगा कि जो हमने पैसा एक्ट लाया था, पंचायती राज एक्सटेंशन शेड्यूल एरियाज एक्ट 96 में, उसकी कितनी इम्प्लीमेंटेशन कितनी अच्छी हुई है और वो कितना पेनिट्रेट कर पाया है। उसके अलावा फॉरेस्ट राइट एक्ट की कितनी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी हुई है, ये इसके देखेगा इस एस्पेक्ट को। उसके अलावा भारत रूरल लाइवलीहुड फाउंडेशन देखिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया था एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी की फॉर्म में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर काम करता है। और ये काइंड ऑफ एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिविल सोसाइटी जो है कि एफर्ट्स को स्केल अप करना है, ताकि सिविल सोसाइटी और सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ में हाथ मिला के ट्राइबल्स की सारी प्रॉब्लम्स को खत्म कर सकें। नेक्स्ट न्यूज आइटम है समन्वय एक्सरसाइज के बारे में। इंडियन एयरफोर्स ने अभी एक जॉइंट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के लिए समन्वय नाम की एक एक्सरसाइज कंडक्ट की है। समन्वय जो है एक मल्टी एजेंसी एक्सरसाइज है, ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के केसेस के लिए ही बनाई गई है। अब इस एक्सरसाइज को इंडियन एयरफोर्स स्टेशन की आगरा वाले एयरफोर्स स्टेशन में कंडक्ट किया गया था। इसमें आसियान कंट्रीज जो थे हैं उनके भी मेंबर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए थे इसमें।
ठीक है, जो भी रीजनल स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। इसका मेन पर्पस ये है कि हमें डिजास्टर मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में साइनर्जी लेके आनी है, उसमें हमें उसके इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है, मतलब इसको इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ देनी है, इसकी एफिकेसी को मेंटेन करना है, ताकि जब भी मान लो नेचुरल डिजास्टर आ जाती है तो सभी अथॉरिटीज एंटी ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करने की बजाय सभी मिलके काम करें, साइनर्जी से काम करें, ताकि डिजास्टर को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा साइनर्जिस्टिक अप्रोच को प्रमोट करेगी, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ताकि ऑर्गन्स वेरियस ऑर्गन ऑफ स्टेट्स के बीच में हो, वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच में हो, जब डिजास्टर आती है इंटर ऑपरेटेबिलिटी बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े, तो इन चीज़ों के लिए ये एक्सरसाइज की जाती है। इसके अलावा ये एक यूनिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बहुत जो भी पार्टिसिपेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव नेशंस आते हैं वो अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किए कर सकते हैं और एक दूसरे की प्रैक्टिसेस से सीख सकते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट इंडिया में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि एनडीएमए करती है। ये एपेक्स लेवल का स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये एक्चुअली स्टैट्यूटरी बॉडी है डिजास्टर मैनेजमेंट के केस में। इसको 2006 सितंबर 27 को बनाया गया था नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर, और इस बॉडी के चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट लेवल की बॉडी है। नेक्स्ट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। सबसे पहले देखिए मोर्टेलिटी रेट होता क्या है। जब मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या बोलते हैं कि 1 लाख औरतों ने अगर बच्चों को जन्म दिया है तो उस 1 लाख में से कितनी विमेन की बर्थ देते हुए डेथ हो गई है, ठीक है, बच्चे को जन्म देते हुए उन माताओं की डेथ हो गई है, उसको बोलते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अगर 1 लाख बच्चों की बर्थ हुआ है और उसके पीछे 6 विमेन की डेथ हो गई है तो बोलेंगे कि 6 मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। और ये रिपोर्ट अब बेसिकली क्या है कि एक बुलेटिन जनरेट किया गया है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने ये बुलेटिन निकाला है और उन्होंने बोला है कि हमारी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो 100 से नीचे आ चुका है, मतलब 97 पर डेथ्स पर लाख हो रही हैं अब, ठीक है। सो इंडिया ने अपना नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो हमारा टारगेट था, हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी का टारगेट था कि हमें अपने इसको नंबर को 100 से नीचे लेके आना है। एक्चुअली ये 2014-15 में 130 के आसपास था, तो अब हम इसको 18-20 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम इसको 97 पे ले आए हैं। अब एक्चुअल में हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का पार्ट है कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट 70 से नीचे होना चाहिए, 70 पर लाख से नीचे होना चाहिए, तो वो हम अचीव करने की कह रहे हैं कि टारगेट में है। 8 स्टेट्स इंडिया में ऐसी हैं जिन्होंने ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 70 से नीचे वाले को अचीव कर लिया है। कौन कौन सी है देखिए, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, झारखंड, गुजरात और कर्नाटका। और जिनका सबसे कम है एमएमआर, मतलब सबसे ज़्यादा डेथ्स होती हैं, असम, मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, राजस्थान एंड इवन हरियाणा। तो यहाँ पे आता है, ये देखिए पहले 130 था, फिर 122 हुआ, फिर 113, फिर 103 और अब 97 हो चुका है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है तियांगोंग स्पेस स्टेशन के बारे में। चाइना ने अपना स्पेस स्टेशन आपको पता है कि लॉन्च कर दिया है। अब उन्होंने 3 एस्ट्रोनॉट्स को वहाँ पे भेजा है कि वो 6 महीने के लिए वहाँ पे काम करें। अब इनका जो व्हीकल इन एस्ट्रोनॉट्स को ऊपर लेके जा रहा है उसका नाम है शेंजो 15। अब इनका जो चाइना का स्पेस स्टेशन है ये अप्रॉक्सीमेटली 340 किलोमीटर से 450 किलोमीटर के दायरे में है, अर्थ के सरफेस के ऊपर, लो अर्थ ऑर्बिट में है, ठीक है। अब इसका जो ये तियांगोंग स्पेस स्टेशन का इनकी चाइनीज लैंग्वेज में मीनिंग है हेवनली पैलेस या फिर सेलेस्टियल पैलेस इसको बोला जाता है। इसके 3 मॉड्यूल्स है। तियानो कोर मॉड्यूल है, कोर मॉड्यूल मतलब हेवनली रिवर बोलते हैं इसको। क्रू मॉड्यूल है, वेनेशियन बोलते हैं इसको। क्वेस्ट फॉर हेवन मतलब सर्च फॉर हेवन, और मैग्नेशियन है, मैग्नेशियन जो है इसका मतलब है ड्रीमिंग ऑफ हेवन। सो ये इनका पूरा सिस्टम है। 66 टन इसका वेट है। और चाइना अभी एक सूनशियन नाम का एक स्पेस टेलीस्कोप जो है उसको भी आइडिया ला रहा है कि उसको भी को ऑर्बिट करवाया जाएगा, मतलब तियांगोंग के साथ साथ उसको भी उसी के ऑर्बिट में करवाया जाएगा रोटेट। उसके अलावा जो पूरे वर्ल्ड का मतलब जहाँ पे मोस्ट ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, 4-5 कंट्रीज ने मिलकर बनाया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसमें 5 स्पेस एजेंसीज हैं, नासा यूएसए की, रॉसकॉस्मोस रशिया की, जापान की जैक्सा और कनाडा की स्पेस एजेंसी, और इसके अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी 10 कंट्रीज ऑफ यूरोपियन यूनियन उन्होंने मिलके बनाई है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सो इन्होंने मिलके मतलब कि ये बॉडी बनाई, मतलब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया गया है और ये 1998 से काम कर रहा है। 2024 में इसको रिटायर कर दिया जाएगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है इसमें 16 मॉड्यूल्स हैं और इसका वेट 450 टन के आसपास है। नेक्स्ट न्यूज आइटम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में। साइंटिस्ट ने अभी बोला है कि एक स्टार्स का एक क्लस्टर, एंड्रोमेडा गैलेक्सी में एक स्टार्स का एक क्लस्टर है जो कॉस्मिक कैनबिल है। कैनबिल उस मतलब देखिए अगर एक पर्टिकुलर टाइप का ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म को खाने लग जाता है उसको बोलते हैं कैनिबलिज्म। अगर एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन को खाता है तो उसको बोलते हैं कैनिबलिज्म। सो गैलेक्टिक कैनिबलिज्म का मतलब है कि एक ऐसा इवेंट जब गैलेक्सी में
ठीक है, कोई लार्जर गैलेक्सी किसी स्मॉलर गैलेक्सी को ईट अप कर लेती है और अपना साइज बढ़ा लेती है, इसको बोलते हैं गैलेक्टिक कैनिबलिज्म। डुलाइस स्ट्रक्चर है, एक डार्क स्ट्रीम ऑफ स्टार्स बोलते हैं इसको, एंड्रोमेडा में ये दिख रही है, और ये हो सकता है कि ये कि कैनिबल गैलेक्टिक थिंग हो। ठीक है, डुलाइस स्ट्रक्चर डार्क स्ट्रीम बोलते हैं, और इसका वेल्च एक लैंग्वेज है, उसमें इसका मतलब होता है ब्लैक स्ट्रीम वैसे डुलाइस का। और ये इसके बारे में था। अब एंड्रोमेडा गैलेक्सी देख लेते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो है, इसको मैसियर 31 भी बोला जाता है। ये हमारी अर्थ की तरह ही बिल्कुल हमारी गैलेक्सी मिल्की वे की तरह, हमारी जो आकाशगंगा यानी कि हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे, उसकी तरह ये भी एक स्पाइरल गैलेक्सी है, और ये 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। ठीक है, मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। सो लाइट ईयर बेसिकली क्या होता है कि जितना डिस्टेंस लाइट 1 ईयर में ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, 1 ईयर बाय लाइट। और अर्थ की मतलब सनलाइट कितना ट्रेवल करती है, सनलाइट 1 सेकेंड में 3 × 10⁻⁶ किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से स्पीड ट्रैवल करती है। सो ये इसकी स्पीड है। सो इसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि कितना ट्रैवल कर जाएगी वो 1 साल में, अगर 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर कर रही है तो। इसके बारे में नेक्स्ट न्यूज आइटम है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्स रिपोर्ट। वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एक स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिपोर्ट रिलीज की है। स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिपोर्ट जो है ये एनुअल रिपोर्ट है, हर साल आती है, और वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को रिलीज करती है। WMO का हेडक्वार्टर जेनीवा में है, पहली बात। उसके अलावा ये रिपोर्ट जो है ये अफेक्ट बताती है कि वाटर रिसोर्सेज के ऊपर क्लाइमेट का, एनवायरमेंटल चेंज का, सोसाइटल चेंज का क्या इम्पैक्ट आया है। इस रिपोर्ट का मेन पर्पस ये है कि इसको मॉनिटर करना होता है और मैनेजमेंट करनी होती है ग्लोबल फ्रेश वाटर रिसोर्सेज की। ठीक है, ये है। उसके अलावा इस रिपोर्ट में 3 चीज़ें देखी जाएंगी। स्ट्रीम फ्लो क्या है, मतलब धारा कैसी है पानी की। टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज कैसी है कि लैंड के सरफेस के ऊपर और सरफेस के जस्ट नीचे सब सरफेस वाला, यानी कि ग्राउंड वाटर के एक्वीफर्स जो है, मतलब जहाँ पे नीचे ग्राउंड वाटर स्टोर होता है, बड़े बड़े टैंकर टाइप स्ट्रक्चर है जो, उनको एक्वीफर बोलते हैं कि उनमें पानी का क्या सिचुएशन है। तीसरा क्रायोस्फीयर, मतलब जो फ्रोजन पानी है, मतलब बर्फ की फॉर्म में, ग्लेशियर्स की फॉर्म में, उसका क्या सिचुएशन है। यूएन वाटर रिपोर्ट के मतलब यूएन वाटर एक रिपोर्ट है, उसने बताया कि 74% 2001 से लेकर 2018 के बीच में जितने भी नेचुरल डिजास्टर्स हुए हैं उसमें से 74% जो है वो वाटर से रिलेटेड थे, पहली बात। और इंडिया में उसने बताया कि जो मेजर रिवर बेसिन है जैसे कि ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस है, इनमें इनका जो स्ट्रीम फ्लो है, ठीक है, इनका जो ये स्ट्रीम फ्लो है, मतलब टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज है, पहली बात तो ये टेरेस्ट्रियल वाटर स्टोरेज जो है ये डिक्रीज होती जा रही है। दूसरा, गंगा, मतलब इसका टोटल स्टोरेज, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस बेसिन का टोटल स्टोरेज 2021 तक आते आते बहुत कम हो गया है। उसके अलावा इन्होंने बोला कि वाटर जो फ्लो होता है रिवर चैनल से, ठीक है, वो तो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, मतलब कि ग्लेशियर से, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ मेल्ट हो रही है और पानी आ रहा है, ठीक है, रिवर्स में, तो जिसकी वजह से इनका फ्लो जो है वो इंक्रीज हुआ है। सो दिस इज इट फ्रॉम माई साइड फॉर टूडेज this week's current affairs. So we'll meet next time. I hope you people liked it. Please share it with your friends and thank you.